हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी घटना चक्र के 5 क्वेश्चंस। तो ये 5 क्वेश्चंस क्या हैं? अगेन मिक्स एंड मैच होंगे आपकी एनसीईआरटी से, करंट बेस्ड क्वेश्चंस और स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स के। सो ऑल इन ऑल ये 5 क्वेश्चंस फुल एंड फाइनल होंगे आपकी ओवरऑल एग्जाम की तैयारी के लिए, राइट? सो इंपॉर्टेंट है कि आप एंड में कॉमेंट जरूर करिएगा अपना स्कोर, एंड अगर अच्छा स्कोर है तो यू आर गोइंग गुड, बट अगर स्कोर कम है देन ऑल्सो देयर इज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। अभी गलती करेंगे तो वो बाद में जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं आप, बट एग्जाम में अगर आप वो गलती करेंगे लेटर ऑन वो रेक्टिफाई नहीं की जा सकती, राइट? बिकॉज देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज एंड नॉट इन द एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में जब आप उस चीज को रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते, जब आपका रैंक ही नहीं आएगा, पेपर ही नहीं निकलेगा, तो ऐसी गलती करके जो है मौका गंवाने वाली बात होती है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, consider the following statements with respect to pink collar workers. First, pink collar workers is a term used for working women. Second, pink collar workers are highly skilled and trained professionals. Which of the above statements are correct? A, only one. B, only two. C, both 1 and 2. D, none of these. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि नन ऑफ दीज। तो जब हम पिंक कॉलर वर्कर्स की बात करते हैं, इट इज नॉट अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर वर्किंग वुमेन। तो किसके लिए यूज करते हैं हम इसे डिनोट करते हैं बेसिकली केयर ओरिएंटेड करियर फील्ड के लिए, ठीक है? तो यहाँ केयर ओरिएंटेड करियर फील्ड्स में इनिशियली पहले के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ विमेन एंगेज रहती थी, ठीक है? तो ये कौन से काम होते हैं? ब्यूटी इंडस्ट्री का काम हो गया, नर्सिंग का काम हो गया, सोशल वर्क का काम हो गया, टीचिंग, सेक्रेटेरियल वर्क या चाइल्ड केयर का काम हो गया। बट आजकल एज अ ट्रेंड इज चेंजिंग, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मेन भी इसमें एंगेज हो रहे हैं। बट जहाँ पे हम स्किल की बात करते हैं या हम पे की बात करते हैं या सैलरी की बात करते हैं, वो सिग्निफिकेंटली स्किल लेवल या हमारी सैलरी जो है पिंक कॉलर वर्कर्स की कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब्स के। सो पिंक कॉलर वर्कर जो है, ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए, डिफरेंस इन इन्फ्लेशन बिटवीन करंट एंड प्रीवियस ईयर। बी, लॉस अकर ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। सी, गैप व्हेन ग्रॉस डिमांड एक्सीड्स ग्रॉस सप्लाई। डी, गैप प्रोजेक्टेड बाय गवर्नमेंट इन इन्फ्लेशन टारगेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि गैप बिटवीन ग्रॉस डिमांड व्हेन इट इज एक्सीडिंग द ग्रॉस सप्लाई। तो बेसिकली इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जब हमारी डिमांड बढ़ जाती है एक कमोडिटी की और सप्लाई उसकी नहीं हो पाती है, सो एज अ रिजल्ट सप्लाई को पूरा ना कर पाने की वजह से उस कमोडिटी की डिमांड की वजह से उस कमोडिटी की अगेन प्राइस बढ़ जाती है। सो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, राइट? सो इन सच अ सिचुएशन हमारी जो रियल जीडीपी है दैट मस्ट बी हायर दैन द पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है? तो रियल जीडीपी का क्या कॉन्सेप्ट है? अब ये दो टर्म्स आपको जो है समझने की जरूरत है कि रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारा, कि इन्फ्लेशन के बेसिस पे हमने अपनी प्रोड्यूस को एडजस्ट कर लिया, ये रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल जीडीपी क्या होती है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसी के बेसिस पे हम मैक्सिमम कितने पोटेंशियल से अपना प्रोड्यूस या प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। तो एक और कंसेप्ट आता है यहाँ पे, वो आता है नॉमिनल जीडीपी का, ठीक है? तो नॉमिनल जीडीपी का क्या कॉन्सेप्ट है कि रियल जीडीपी में वी नो कि हमने इन्फ्लेशन की वजह से अपने प्रोड्यूस को बढ़ा दिया, वेयर एज नॉमिनल जीडीपी बिल्कुल ही उल्टा होता है कि अब हमारा जितना प्रोड्यूस था वो चल रहा है, बट हम इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, इन्फ्लेशन को हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। जितने हम जीडीपी हमारी नॉर्मली चल रही थी हम उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। सो इन सच अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप आता है, तो उसको मेजर्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? इन्फ्लेशन मार्केट में तभी आती है कि मनी की सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो पॉलिसीज गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन्फ्लेशनरी गैप को कर्ब करने के लिए कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाए, यानी कि गवर्नमेंट ही मार्केट में पैसा थोड़ा बहुत रेगुलेट जो है वो कम कर दे, ठीक है? दूसरी चीज कि टैक्स रेट इंक्रीज हो जाए ताकि लोगों की सैलरीज जो है मैक्सिमम एज अ रिजर्व टू द गवर्नमेंट चला जाए या टैक्सेस में ही चला जाए कि उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाए, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स दे दे। तो बॉन्ड्स में क्या होता है, अगेन पैसा गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, परचेजिंग पावर अगेन पब्लिक की कम हो जाती है। ऐसे ही सिक्योरिटीज इशू कर सकती है या इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है? या ट्रांसफर पेमेंट जो है उसको कम कर देते हैं एज अ रिजल्ट कि जो सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट है उसे कम किया जा सके ओवरऑल सिचुएशन में। तो इन्फ्लेशनरी गैप को कवर अप किया जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि लाइबर LIBOR refers to the rate at which A, charge for short term loans between world's leading banks,
B, European banks selling for foreign currencies to its customers. C, rate at which British banks lends money. D, European banks lending money to corporates. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के चार्ज फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स बिटवीन वर्ल्ड लीडिंग बैंक. सो अब ये लाइबर की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज लंडन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट. तो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी या बेंचमार्क आप कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट है जिसको ग्लोबल लेवल पे एक सेटअप किया जाता है बिटवीन द ग्लोबल बैंक्स. अब जैसे एक सरकार को पैसा बैंक भी देती है तो ऐसा भी तो सिचुएशन आती है ना जहां से बैंक एक दूसरे बैंक को पैसा दे. तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ग्लोबली भी जब हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल बैंक दूसरे इंटरनेशनल बैंक से भी तो पैसा लेता है. तो एक इंटरनेशनल एक ऐसा बेंचमार्क या ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे सारे के सारे ग्लोबल बैंक्स जो होते हैं वो पैसा देंगे एक दूसरे को इंटरनेशनल बैंक मार्केट में एंड सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए. ठीक है, तो ये ग्लोबली एक्सेप्टेड की बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है जिसको क्या इंडिकेट जिससे किया जाता है कि बोरोइंग कॉस्ट बिटवीन द बैंक्स कितनी रहेगी. हालांकि अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि लाइबर को बदलने की बात की जा रही है, तो लाइबर को किस मेथड से बदलने की बात की जा रही है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं. व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी? ए, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स फॉर टैरिफ प्रोडक्शन. B, tax imposed on exported goods for tariff protection. C, tax imposed on corporate goods with a higher market value. D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो टैक्स इंपोज होता है इंपोर्टेड गुड्स पे फॉर टैरिफ प्रोटेक्शन. तो अब एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? एक ऐसा टैरिफ है, सपोज अब कोई एक कंट्री है, कंट्री ए, राइट, और वो अपना सारा या कुछ जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रही है टुवर्ड्स कंट्री बी एट अ लोअर प्राइस, जो कि इनिशियली उसकी फेयर मार्केट में सपोज कीजिए आप प्राइस जो है वो ₹10 होनी चाहिए थी. ठीक है, बट वो कंट्री बी को ड्यू टू सम रीजन XYZ रीजन की वजह से वही सेम गुड्स जो है एट आप कहें ₹5 बेच रही है. ठीक है, सो अब हमारी एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या कहती है कि जब कंट्री बी उस कमोडिटी को इंपोर्ट करेगी सो एज टू इस्टैब्लिश व्हाट कि हमारा फेयर प्राइसेस या फेयर मार्केट वैल्यू मिलना चाहिए या फेयर कंपटीशन हो बिटवीन द नेशंस. तो ये जो ₹5 की आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना कमोडिटी, इसके ऊपर आप जो है टैक्सेस लगाएंगे ताकि आपकी कंट्री में जो उस गुड्स की वैल्यू है उसको भी इक्वल रिकॉग्निशन मिले. सो दैट इज अ एंटी डंपिंग ड्यूटी. ठीक है, और डंपिंग क्या होता है ऑन द अदर हैंड, जहां पे कंपनी एक्सपोर्ट करती है एक प्रोडक्ट को प्राइस लोअर देन द प्राइस इट इज नॉर्मली चार्जिंग इन इट्स ओन होम मार्केट. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस. तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेसिल नॉर्म्स समटाइम्स सीन इन न्यूज रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर. बी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू ट्रेड. सी, फॉरेक्स रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक. D, range of fiscal deficit. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर अगेन ए कि रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर. तो जो बेसिल नॉर्म्स हैं तो इसको आप कंफ्यूज मत कर देना विद रिस्पेक्ट टू हमारी जो बेसिल कन्वेंशन है वो इन्वायरमेंट का जो है अलग से टॉपिक है. तो बेसिल नॉर्म्स बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के लिए नॉर्म्स होते हैं. ठीक है, कि इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस के बेसिस पे बेसिल कमेटी जो है सुपरवाइज करती है बैंकिंग रेगुलेशंस को इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि फोर्टिफाई किया जा सके, यानी कि एक फेयर ट्रांजैक्शन हो सके, फ्री तरीके से ट्रांजैक्शन हो सके, विदाउट एनी काइंड ऑफ घपला किसी तरह का ट्रांजैक्शन हो सके. कुछ रेगुलेशंस जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी रखनी जरूरी है फॉर द बैंकिंग सिस्टम. तो उसको बेसिल नॉर्म्स जो हैं वो अब इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि वो एक चेक रखा जा सके. तो डू कमेंट योर स्कोर्स, और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए या आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस हमें और लेकर आने चाहिए तो प्लीज डू सपोर्ट अस. एंड आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.